सर, आज का आपका पहला सवाल ये है कि ऑटिज्म अवेयरनेस कैंपेन जो आपने शुरू किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप आपने लिया, तो वी वुड लाइक टू नो कि आपका मेन मोटिव क्या है इस कैंपेन के थ्रू, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम बोलते हैं कि ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक ये है। अवेयरनेस सीरीज इसलिए मैंने शुरू करा, ऑटिज्म अभी के टाइम में सबसे कॉमनली यूज होने वाला टर्म है बच्चों में। केस कोई भी हो, लोग ऑटिज्म बोलना चाहते हैं, ऑटिज्म सुनना चाहते हैं। एक एक सिम्टम्स लेके लोग उसको बच्चे को कहते हैं, किसी को ड्रूलिंग हो रही है तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, हमने वीडियो देख के पता लगाया। किसी में टो वॉकिंग है तो बोलते हैं कि ऑटिज्म है, किसी को हैंड फ्लैपिंग है तो ऑटिज्म है, कोई बोलता नहीं है तो ऑटिज्म है। मतलब कि एक एक सिम्टम्स पकड़ के पेरेंट्स लोगों को ये लगता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है। और मैंने बोला कि सबसे फैंसी टर्म हो गया है ये ऑटिज्म। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जिन बच्चों को ऑटिज्म नहीं भी है, पेरेंट्स तो समझ लिए, वो कन्फर्मेशन बायस्ड हो गए, उन्होंने कहीं वीडियो देखा, एक आध सिम्टम से रिलेट कर गए और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो सोचना शुरू कर दिए। उससे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो बच्चे को लेके ओवर अब ये हो जाए कि अब ज़्यादा चिंता है, स्ट्रेस एंजाइटी में पेरेंट्स आ रहे हैं। अब बच्चा बीमार है कि नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ज़्यादातर स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आए भी, कोविड के बाद इस तरह का केस सबसे ज़्यादा आया। तो हमने इन सब में देखा कि प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग आधी अधूरी बात बताते हैं ऑटिज्म के बारे में। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि नॉन टेक हैं इस फील्ड के लिए, वो भी अपना चैनल शुरू करके और गलत चीज़ें जो उनको नहीं पता है, जो इसमें होना नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताते हैं और लोगों को वो सिर्फ बरगला रहे हैं। वो मतलब इन लोगों को फंसा रहे हैं अपने कुछ कोर्स बेचने के में, या फिर उनका मतलब कि ट्रैफिक जनरेट हो, तो उससे अब जितना व्यू होगा उसके हिसाब से यूट्यूब कुछ उनका पैसा देगा। तो इस पर्पज़ से जो लोग करना है, इन सब से बचाने के लिए और ऑटिज्म अवेयरनेस, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, अभी तो ये नॉन टेक की बात हो रही थी, ये अलग बात, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि ऑटिज्म क्योर हो ही नहीं सकता, और वो उनको पता है कि जब क्योर नहीं हो सकता तो ये दवा से भी क्योर नहीं हो सकता, लेकिन वो कहेंगे कि दवा खिलाओ। मतलब क्योर नहीं हो सकता तो किसी चीज़ से भी नहीं हो सकता। अगर क्योर हो सकता है तो उसका प्राइमरी सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले क्या जानना होता है कि हुआ क्यों है। कोई पैथोलॉजिकल डिजीज अगर है तो मान लिया कि बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ वो जांच करा के हमको पता चलेगा। हम उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह यूज करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो रूट कॉज जाने, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें हम एंटीवायरल देंगे, नहीं कुछ होगा। वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटी फंगल देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरह ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, उसमें क्या होता है ना कि इसके बारे में एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता ही नहीं है किस कारण से हुआ है। तो संभावित क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में हिस्ट्री लेके पता किया जाता है। इसके अलावा बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे मैक्सिमम सेंटर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आप बच्चे को लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि एक 4-5 पेज का क्वेश्चन है उनके पास, वो 300-400 क्वेश्चन पूछेंगे और पेरेंट्स को दे देंगे, आप इसमें टिक करते रहिए, क्रॉस करते रहिए, और उसी के आधार पे वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं कि ऑटिज्म माइल्ड मॉडरेट सीवियर। ऑटिज्म अगर नहीं लिखेंगे तो उनका बेनिफिट होना ही नहीं है। जैसे क्या होता है नहीं, और पेशेंट की भी मेंटलिटी कुछ उस तरह की होती है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को हमने MRI देखा है कि MRI लिखा गया, वो MRI कराया, MRI में कुछ बीमारी नहीं आई, मतलब कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं दिखा, इसकी वजह से उसको अफसोस हो रहा है कि 7,000-8,000 रुपया भी खर्च हो गया और MRI में हमको कुछ आया नहीं, मतलब उसको कुछ चाहिए है उसमें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, तो ये ही चीज़ों को इस बारे में सही से अवेयर करने के लिए कि आप समझें कि सही क्या है, गलत क्या है। और हम बार बार बोलते हैं ना कि डायग्नोसिस ज़रूरी है। डायग्नोसिस सही नहीं होगा ना तो प्रोग्नोसिस सही होगा ही नहीं। अब किसी को दर्द हो रहा है, मान लीजिए कभी चेस्ट पेन होता है, कई बार क्या होता है कि गैस होने की वजह से भी अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी टेम्पररी ये होता है, लगेगा कि सांस लेने में कहीं फंस रहा है ये।
हो सकता है कि वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का साइन हो। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कि हार्ट अटैक इनिशियल का ये बोल सकते हैं, उसका भी साइन हो सकता है। तो बार बार अगर आ रहा है तो इसको इग्नोर नहीं किया जाता, इसके लिए पता तो लगाना होगा ना कारण क्या है। तो कारण पता चलेगा तभी सही उसका इलाज हो पाएगा, नहीं तो फिर हम गैस की गोली खाते रहेंगे और फिर कभी होगा कि सीवियर अगर ट्रांजिएंट आया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर इसी तरह की गलतियां लोग करते हैं, ऑटिज्म में भी यही गलतियां हो रही हैं। और सेकेंडरी अप्रोच की तरफ तो जाना नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं कि प्राइमरी अप्रोच की तरफ। प्राइमरी अप्रोच क्या है कि ज़्यादातर बच्चों में सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ। सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज मतलब क्या कि बच्चा न्यूक्लियर फैमिली है, आइसोलेशन में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है, तो कोई केयर टेकर है, और नहीं तो वाइफ अगर ये भी है तो घर का काम काज देखते में बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया, उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। सोशल कनेक्शन, उनका सोशल कनेक्टिविटी है नहीं, सोशल एक्सपोजर उनको मिल नहीं रहा, तो इसकी वजह से बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया सोशियोलॉजिकल एब्यूज, वो हमारे फैमिलियल कंडीशन के पे डिपेंड करता। साइकोलॉजिकल एब्यूज कि जब हम बच्चों को कुछ कहते हैं वो कमांड फॉलो नहीं करते, तो फिर हम उनको डांटना, उनको बहुत सारे लोग पनिशमेंट के तौर पे उनको मार देंगे, ये कर देंगे, तो ये सब की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब इन सारी बातों को समझ के ये हमने ये करा कि पेरेंट्स को पहले अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे हमारा ये होता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इसमें भी है कि नेताजी लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि लोग मूर्ख बने रहें, तो धर्म और जाति के नाम पे वोट देते रहें, और लास्ट में वो लोग कितने भी नाराज रहें अपनी जाति और धर्म के नाम पे तो वोट दे ही देते हैं। उसी तरह का ये भी है कि ऑटिज्म के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा फैलाओ और उनको डराओ कि सारे केस को, हम बोलते हैं कि 100 केस में सिर्फ 30 केस में ही हमने अपने एक्सपीरियंस में 6-7 साल में देखा कि सिर्फ 30 केस में ऑटिज्म होता है, उसमें भी अलग अलग ग्रेड होता है। इन लोग क्या कह रहे हैं कि 100 केस में 99 केस तो ऑटिज्म का ही है, जो कि गलत है। और यहीं से पेरेंट्स फिर उनको जो पता ही नहीं है, उनको जो आप बताइएगा वही होगा, और जिस दिन से वो ऑटिज्म सोच लेंगे ना, उसी हिसाब से थॉट प्रोसेस भी उनका वैसे ही काम करना शुरू करेगा, और वो वीडियो देखते जाएंगे, अलग अलग वीडियो देखते जाएंगे, और उसमें कोई सीवियर के बारे में बता रहा है, उससे एक आध सिम्टम्स रिलेट कर लेंगे। जैसे बचपन में क्या होता था कि हम पेपर में आर्टिकल वगैरह पढ़ते थे ना, मधुमेह, डायबिटीज़ जो होता है, मधुमेह करके आता था, तो उसमें पढ़ते थे कि डायबिटीज़ के ये लक्षण है। तो 12-13 साल की एज की बात है, उसमें हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ में ये सिम्टम्स हैं, तो कह रहा है कि मुंह से पके फल की तरह गंध आना, इसके अलावा पॉलीडिप्सिया, पॉलीफाजिया, पॉलीयूरिया। तो बचपन में हम लोग दिन भर कूदते फांदते रहते हैं, तो ऐसा तो आएगा ही कि हमको ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा पेशाब करेंगे। तो हम लोग को लगता था कि कहीं हमको भी तो डायबिटीज़ नहीं है, ये पता नहीं था कि उस एज में तो नहीं हो सकता। तो उसी तरह के इन लोग भी बचपने में है। पेरेंट्स जिनको कुछ पता नहीं है वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता है, कोई सिविल हो सकता है, कोई किसी जॉब में हो सकता है, अपने फील्ड का वो एक्सपर्ट है, लेकिन इस फील्ड के बारे में वो अनजान है। तो उसको गुमराह न करें, उनको इस बारे में सही से जागरूक करें, ताकि वो कहीं जाए। सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, हर साल हमारे भारत में लाखों केस आ रहे हैं, तो सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो जहाँ भी जाएं उनसे जेन्युइन सवाल पूछें कि ऑटिज्म है तो आपने कैसे, मतलब कि जनरली एक दिन में कैसे डायग्नोसिस कर लिया, तो ग्रेडिंग कैसे डिसाइड किया, और ग्रेडिंग भी डिसाइड कर लिया, तो अभी मैनेजमेंट में बहुत सारी मल्टीपल थेरेपी सेशन चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, इससे क्या क्या इफेक्ट होगा, कैसे क्या करना, ये सारी चीज़ें पूछना आपका हक है। तो इसके लिए जनता को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है, हम वो कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत हमने मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया की शुरुआत की है। और मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया की बात इसलिए कि सबसे ज़्यादा हम लोग शहरी कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहीं के लोग अभी 30-40 कंट्री से हमारे साथ जो जुड़े हैं सब हिंदी भाषी हैं, हम तो इंग्लिश में वीडियो बनाते नहीं। तो वो सब लोग अब एम्बिशियस हैं, एम्बिशन के चक्कर में कहीं गए, जॉब के चक्कर में गए, अच्छी बात है, लेकिन अवेयर होंगे तो क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बच्चे में फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए ये हमारा शुरुआत किया गया। आजकल जो ये ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स का जो ये केसेस है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है?
इसको जानने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि अभी हमने ऑटिज्म अवेयरनेस पे बात की। अवेयरनेस मतलब जागरूकता है, लोगों को जागरूक करना इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में इस तरह के केसेस हो रहे हैं, ये आज से 4-5 साल पहले से भी ये केसेस आज से 5-7 साल पहले से हैं, लेकिन लोग उस टाइम में उतने अवेयर नहीं थे। तो उनको लगता था कि जन्म से बच्चा बोलता नहीं है तो गूंगा हो गया, समझता नहीं है तो बुड़बक हो गया। ऐसे गाँवों में हैं बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, लेकिन हाँ संख्या कम दिखी है। अब इस बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, यूट्यूब सबके पास है, 1.5 GB डेटा मैंडेटरी है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको ये करना है, यूटिलाइज करना है। तो इससे क्या होता है कि वीडियो देखते हैं तो लोग अवेयर होते हैं। अब क्या होता है ना कि अवेयरनेस जब ये बढ़ेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि संख्या दिखेगा ज़्यादा। अभी जैसे ये कर रहे हैं कि पहले गाँवों में क्या होता था ना कि जब लाइट वाइट का सुविधा नहीं था, अभी भी गाँव में दूर दूर तक लाइट होता है, घरों में लाइट जल रहा है, कई जगह लोग अंधेरे में जाते हैं। किसान लोग की हम बात करें तो वो क्या करेंगे कि रात विरात वो कहीं चल देंगे, और झाड़ झंखाड़ बहुत सारा जंगल झाड़ रहता था, और बिना टॉर्च के वो जा रहे हैं, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब मान लिया कि आप क्या करेंगे, अंधेरे में जा रहे हैं, यहाँ से सांप गुजरा, आपने देखा ही नहीं तो आपको डर नहीं लग रहा। अगर आप टॉर्च जला देंगे, देख लेंगे तो आप डर के भाग जाएंगे। तो जब आपको दिख नहीं रहा तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जब दिखे तो प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि अभी के टाइम में बढ़ रहा है, पहले से भी है। हाँ, अभी शहरीकरण, हम बार बार कहते हैं कि शहरीकरण हो रहा है, गाँवों में भी शहर की तरह माहौल हो रहा है। अगर 3 भाई है तो 2 अलग अलग कंट्रीज में रह रहा है, फॉरेन कंट्रीज में, तो उसके जब वो लोग आते हैं वापस कभी छुट्टी में गांव अपने, तो उनका रहन सहन देख के क्या होता है कि तीसरे वाले को भी लगता है कि हमको भी थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो अब भले ही गांव में वो है, लेकिन वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठना होता है। तो अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड बनने के चक्कर में, अपना लाइफ स्टैंडर्ड हम लोग को ये करने के चक्कर में, और वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना कि सामाजिक से अब क्या हो रहा है ना कि सिर्फ परिवार में सिमट रहे हैं। पहले समाज में पूरे थे, अब एक परिवार में सीमित हो रहे हैं, परिवार में न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए जब भी असेसमेंट करना होता है तो पूछा जाता है कि ज्वाइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 60 मेंबर हैं हमारे घर, बच्चे कितने हैं तो सिर्फ एक है। तो 60 एडल्ट उस बच्चे के हिसाब से नहीं है, उस बच्चे के जो भी ये डेवलप करेंगे, उसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो बच्चा बच्चों के बीच में रहेगा, तभी उसका सही से उसमें जो भी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों में जो जो चीज़ें आनी चाहिए समय से, वो सारी चीज़ें बच्चे में तभी आएंगी जब वो बच्चे के बीच में रहेगा। हम लोग क्या करते हैं कि प्रचार तंत्र का भी हिस्सा बन गए। अभी ये एक है वो लाइव बॉय का प्रचार दिखाएगा तो उसमें बताएगा कि मिट्टी में 10 तरह के कीटाणु है, तो ये 10 रुपये का लाइव बॉय लगा, ये 10 तरह का कीटाणु मर जाएगा। अब वो लाइव बॉय लेना नहीं लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन हमको ये सिखा दिया गया कि उस मिट्टी में 10 तरह के कीटाणु, तो बच्चों को हम लोग मिट्टी में जाने ही नहीं देते, 10 तरह के कीटाणु हैं। अब फिर जब उसको पूरा हम लेमिनेशन करके रखते हैं ना, वो अपना लोशन लगा के और ओडोमॉस लगा के, वो केमिकल का जो लेप हम लोग बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं, अगर कभी बच्चा उस सिचुएशन से कहीं बाहर निकला, उसमें एक मच्छर भी उसको काट लेगा ना, तो वो उसको रिएक्शन करेगा, उसको हल्की सी मिट्टी लग जाएगी ना, तो उससे उसको इरिटेशन होगी, एलर्जी उससे होगी। तो मिट्टी में कभी भी कीटाणु किसी तरह का नहीं होता है। इन प्रचार को देख के उस फेर में नहीं फंसना, ज़्यादातर लोग उसी में फंसे हुए हैं। बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि मिट्टी में जाने दें, किस कम्युनिटी से बच्चा और है वो नहीं ध्यान दें, किस इकोनॉमिकल ग्रुप का है वो नहीं ध्यान दें, बच्चा बच्चा है। तो बच्चे को जब सर्वांगीण विकास करना है तो बच्चों के बीच में खेलना पड़ेगा। आप और हम जो हैं, हम अपने एज ग्रुप में कंफर्टेबल हो सकते हैं, हम अपने से 50 साल बड़े से मजाक नहीं कर सकते हैं, अपने से 10-20 साल छोटे से मजाक नहीं कर सकते हैं, फ्रेंडली बात नहीं कर सकते हैं। बड़े का रिस्पेक्ट होगा, छोटे के लिए अपना एक ये होगा कि उससे प्यार होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो कंफर्ट जोन जो फ्रेंड सर्कल में आता है वो नहीं आएगा। उसी तरह बच्चे को भी पेरेंट्स घेर के रखें और एडल्ट लोगों से घिरा रहे, तो बच्चा क्या चाहता है वो हम लोग ये करें। एक ये थे फिलोसफर, मैंने पढ़ा था उनका किताब में, हिस्ट्री के ये में, रूसो, तो उनका एक कोट है कि बच्चा बच्चा है, उसकी अपनी ज़िंदगी है,
उस पर प्रौढ़ों के तौर तरीके ना ला दे जाएं। मतलब क्या होता है ना कि बच्चा उसका ये करने, उसको अगर फ्री छोड़ेंगे ना तो सर्वांगीण विकास, उसका सही डेवलपमेंट होगा। हम लोग ज़बरदस्ती, क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी चीज़ें थोपते हैं, जो गोल वो अचीव नहीं कर पाए बच्चों पे वो थोप रहे हैं। जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में दिखाया है कि उसको, फरहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में डाला गया, वो खुश नहीं है। उसी तरह बच्चों को लेमिनेशन करना, उनको हमेशा ओवर प्रोटेक्ट करके रखना छोड़ें और सोशलाइज होने दें। नहीं तो सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर बच्चे में डेवलप करेगा, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर आएगी। उसको कैसे ये करना है, अभी इतने सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें सुधारने के लिए अभी कोर्स क्यों चल रहा है। अगर हम बच्चों को शुरू से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फ्री छोड़ देते हैं, नेचर के जितने करीब बच्चा रहेगा ना, नेचुरली ग्रो करेगा ना, तो वो, उसको ज़रूरी नहीं, हमको कभी भी दुनिया के किसी देश में जाएंगे ना तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स की ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी मातृभाषा आती है, राष्ट्रभाषा पता है, देवभाषा संस्कृत पता है, तो इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों में ये है कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है। बच्चों को ज़्यादातर हम लोग फोर्स करते हैं कि वो कैसे भी रटे लेकिन इंग्लिश सिखाना है। अभी कई बार उदाहरण प्रैक्टिकल का देते हैं। एक दिन हम गए थे ऐसे ही घूमते, सुबह में गए थे तो दूध लेने के लिए, सुबह कॉफ़ी चाय बनाने के लिए, वहाँ पे एक लड़की आई, उसने कुछ सामान लिया, बोली कितना पैसा हुआ भैया, वो बोला कि 68 रुपये। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि 68 रुपये क्या होता है, CBSE की होगी तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि 68 रुपये क्या होता है। तो मेरे तरफ देख रही है, हमको समझ में आ गया कि पूछना चाह रही है क्या, मतलब 68 होता है। तो ये हमारे शिक्षा का अब स्तर है कि बच्चों को बेसिक नहीं पता, ऊपर ऊपर में। यहाँ भी सेकेंडरी अप्रोच है, ये सारी सेकेंडरी पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी चीज़ें हम लोग सिखा ही नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से उस बच्चे में, वो तो सब तरह से समझदार थी, उसको तो सीख लेना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ज़मीन से जोड़ के नहीं रखा गया, तो प्रॉब्लम हुई। इस तरह के बच्चों को, जो लोग ऐसे ही ये वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके और उसमें अपना रखना चाहते हैं, तो बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये करेंगे कि बच्चों को इस तरह के स्पेशल किड्स ना बन पाएँ, वो ऑटिस्टिक ना हो पाएँ, उनमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर ना डेवलप करे, सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर ना डेवलप करे। उसके लिए हमको ये करना चाहिए ना कि स्टार्टिंग के, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तब से ही हम पेरेंटिंग की कमी ज़्यादातर करते हैं। अपने बोले ना कि एम्बिशियस हम ज़्यादा हो गए हैं, और उस धन संपत्ति का करेंगे क्या जब बच्चा ही ठीक नहीं होगा। हम बड़े हो गए, हमारे पेरेंट्स का ये काम था, उन्होंने बड़ा कर दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, जॉब हमको मिल गए, अब हम अपना सेटल्ड हैं। हम जो कर रहे हैं अब अपने लिए कर ही नहीं रहे, अब ये आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन, उस जो संपत्ति हम कमा के रखेंगे उसको संभालने के लिए सही तो होना चाहिए ना, उसको अकाउंटिंग तो आए कि किसी को 10,000 दिए, किसी से 10,000 लिए, तो लौटाना भी है, लेना भी है। तो जब यही नहीं आएगा तो आप हज़ारों करोड़ का संपत्ति रखे रहिए, क्या मतलब बनता। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, एक लोग जॉब छोड़ें, 5 साल के एज तक बच्चे को आप संभाल लेते हैं ना, तो 5 साल का जब हो जाएगा तो उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। उसके बाद आप दुनिया भर में जाएं, आप दूसरे ग्रह पे भी शिफ्ट हों, वहाँ जाके जॉब करें, उसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे को 5 साल के एज तक पूरी तरह से संभाल के रखें, तब वो रिस्क जोन से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इससे बचा जा सकता है। मतलब प्रकृति से जुड़े रहें। हम बार बार बोलते हैं कि आप शहरों में हैं, मतलब उससे नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है, करना है। गांव में शिफ्ट हो नहीं सकते हैं, लेकिन सोशल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को क्या करें कि कहीं सोशल गैदरिंग्स जहाँ होती हैं वहाँ ले जाएं, डे केयर में ले जाएं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ के बच्चे इकट्ठा होते हैं, तो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। प्ले के लिए पार्क वार्क में लेके जाएं, मार्केट आप जाते हैं, मॉल आप जाते हैं, तो बच्चे को भी साथ लेके जाएं। वहाँ जो भी सामान आप खरीदते हैं, तो बच्चे से, अगर सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, तो बच्चा उसको पिक करेगा, पेमेंट वगैरह करवाएं, उसके थ्रू करवाएं। धीरे धीरे करते करते उस इंटरेक्शन ऐसे भी इम्प्रूव होगा और बच्चे में ये कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। तो इससे भी बच्चे को सुधारा जा सकता है। सर, आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये रहेगा कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि वो अपने बच्चों को 1 साल 2 साल से थेरेपी सेंटर्स ले जा रहे हैं, थेरेपीज करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है उनके बच्चों में। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से?
सबसे पहली बात, ये सवाल बहुत बारी कमेंट के तौर पे भी आता है हमारे पास। फिजिकली जो पेशेंट आते हैं हमसे मिलते हैं वो भी कहते हैं कि कहीं साल भर गए, कहीं 6 महीने, कहीं 1.5 साल, 2 साल, 5-5 साल तक तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। इसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि एक होता है डिमांड बेस्ड थेरेपी और एक है नीड बेस्ड थेरेपी। नीड बेस्ड थेरेपी वो है कि जो बच्चे की नीड है, उसमें अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो पहले उनको सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा कमांड फॉलोइंग नहीं है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। सिटिंग इंटॉलरेंस है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। रेस्टलेसनेस है तो उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये होती है ना कि नीड बेस्ड थेरेपी, जो बच्चे की नीड है। हम लोग क्या करते हैं, डिमांड बेस्ड थेरेपी। हम अपने से डिमांड करते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा तो इसके लिए स्पीच थेरेपी कराना। अब ये तो पेरेंट्स का ज़्यादातर ये होता है कि डिमांड बेस्ड थेरेपी वही चाहते हैं कि पढ़ नहीं रहा। बहुत सारे लोग, ऑटिज्म में एक्सेप्टेंस की भी कमी है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि उनके बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बातों को छुपाते भी हैं, बहुत सारे सिम्टम्स को छुपाते हैं। जैसे उनको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम बताएंगे तो फिर ये हो जाएगा, लंबा समय जाएगा, ये करेगा। लंबा समय छुपाने से जाएगा कि आप सही चीज़ बता ही नहीं रहे। डॉक्टर और वकील जो होता है ना, उससे जितनी चीज़ें छुपाएंगे केस हारने का खतरा उतना बना रहेगा। तो इसलिए सारी चीज़ें ओपन, वकील इसलिए ना कहता है कि सबके सामने भले झूठ बोलो लेकिन हमको सही सही बता दो तुम किए हो कि नहीं किए हो क्राइम। उसी तरह का बच्चे में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 24 घंटे उनके साथ रह रहे हैं, तो वो बता सकते हैं सही चीज़ें। उसके हिसाब से सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेडी किया जाता है। अब सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमारे साथ अभी तक हज़ारों लोग जुड़े और उनके बच्चे काफ़ी हद तक मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे फुल्ली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो उनमें क्या हुआ ना कि एक अभी चलन चला है ये मनी मेकिंग का, इसके नाम पे सबसे ज़्यादा ऑटिज्म और एटीएम काफ़ी मिलता जुलता ही है। तो क्या है ना कि ये मनी मेकिंग का ये बना लिया गया है इसका। ऑटिज्म अगर बच्चे को है तो दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, गाजियाबाद, इन सब जगहों से सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े। सारे लोग ये बताते हैं कि 4 थेरेपी सजेस्ट किया था, मतलब कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और फिर ये बिहेवियर थेरेपी। जबकि ये चारों का अलग अलग टाइम पे रोल है और सब में वो चारों हो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो कब क्या करना, बोलते हैं ना कि जैसे कि ये डिसऑर्डर है, ऑटिज्म डिजीज है नहीं, ये है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर है मतलब कि एक प्रॉपर पैटर्न में कोई चीज़, ऑर्डर में कैसे कहते हैं कि एक ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हुआ। अब 1 3 5 7 ये किसी ऑर्डर में नहीं हुआ है, तो ये डिसऑर्डर हुआ। तो इसी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलेंगे, तो ये एक ऑर्डर में अरेंज हुआ। उसी तरह से बच्चे को जब डिसऑर्डर है ना, तो क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैक्सिमम केसेस में बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है मतलब कि सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टी है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है, कुछ केस में और भी हो सकता है, जीडीडी के केस में फिजिकल ये भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस। तो जब सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टी, तो सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे काम करेंगे। उस टाइम में स्पीच डेवलप नहीं करेंगे, नहीं तो इकोलेलिया डेवलप होगा, जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने बताया था। और इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बच्चे में सही टाइम पे इम्प्रूवमेंट बिल्कुल होगी। नहीं तो क्या होता है कि कभी स्टेप 1, कभी स्टेप 7, कभी स्टेप 5, कभी स्टेप 3, तो इधर उधर रैंडमली जो उछलना होता है तो उसकी वजह से बच्चों की प्रॉब्लम बढ़ती है और लंबे समय के बाद भी उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती। आज सुबह की बात करें, एक पेशेंट को मैंने देखा, दिल्ली से है वो, तो कल का ज्वाइंट कंप्रेशन का वीडियो उन्होंने देखा तो बोला कि अभी तक हम साल भर से कर रहे हैं लेकिन सर गलत ही कर रहे थे। तो एक ज्वाइंट कंप्रेशन आज तक सही से लोग नहीं सीख पाए हैं और मैक्सिमम लोग 90-95% लोग सही से ज्वाइंट कंप्रेशन तक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट क्या खोजते हैं? एज के हिसाब से भी रिकवरी होती है। आप साल भर किसी जगह लेके जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते जा रहा है बच्चा, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो सीख लेगा। तो वो किसी थेरेपी सेंटर की वजह से नहीं हो रहा, एज के हिसाब से रिकवरी हो। बोला जाता है ना, उम्र का अनुभव भी होता है। अनपढ़ आदमी भी हो लेकिन अगर वो मेरे से 20-25 साल बड़ा है
तो ज़िंदगी ने उसको बहुत कुछ सिखाया है, तो वो उसका अपना एक्सपीरियंस है। उसी तरह बच्चे एज के हिसाब से रिकवर कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है थेरेपी सेंटर्स में मल्टीपल थेरेपी सेशन नहीं करना है। एक तो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी रिहैबिलिटेशन के गोल सेट किए जाते हैं कि हमको क्या क्या काम करना है, तो रिहैबिलिटेशन 2 स्टेप में होता है। एक तो शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल को ऐसे समझते हैं कि जल्दी जल्दी क्या चीज़ें रिकवर करने वाली हैं, जो भी सेंसरी इशूज हैं वो बहुत जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में क्या है कि उसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करना, उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप करना, उसमें सोशल स्किल्स इंप्रूव करना, उसमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा ये करना कि पढ़ाई की तरफ वो अट्रैक्ट हो, मेमोरी उसका स्ट्रांग हो। ये सारी चीज़ें ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल में आती हैं। ADL के लिए इंडिपेंडेंट करना, ये सब लॉन्ग टर्म गोल है। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल को पहले ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म गोल को बाद में लेते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स यही करते हैं, स्पीच और पढ़ाने लिखाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो रटते तो तोता भी बोलता है, तोता भी आदमी की भाषा में बोलने लगता है। तो फिर वही हो जाता है कि ये रटने वाली बात हो गई, और उसी चीज़ को समझ के ये करा जाए तो वो सेंसरी प्रोसेसिंग का फंक्शन है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस बात को समझें, आप अवेयर हों, और ये भी समझें कि हम एक वीडियो में मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि अगर गुरु आप लोमड़ी को बनाएंगे ना, तो फिर चूहा मारना भी या फिर कोई छोटे जानवर को मारना भी आपको पुण्य का काम लगेगा कि अपने खाने के लिए तो कर रहे हैं। ऐसे इसीलिए किसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, किन से आप सलाह ले रहे हैं, किन के वीडियो से आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, किन को आप आइडियल मान रहे हैं, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है आपके बच्चे की रिकवरी। तो इन सब बातों को समझें, बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल।